आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, प्रमुख अतिथि आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी, जिनके प्रयत्नों से ये सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे मान्यवर अश्विनी कुमार चौबे जी, मंच पर उपस्थित तरुण विजय जी, आदरणीय उदित राज जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बंधुओं तथा बहनों, एक योगायोग रहा कि इस दुर्घटना का 1 वर्ष पूरा हुआ और मैं कल उसी परिसर में किसी कार्यक्रम के निमित्त से था। 1 वर्ष पूर्व की स्थिति हम सबके सामने वर्णन की गई है। हमारा दुर्भाग्य रहता है कि प्राकृतिक आपदाओं से हमें जूझना पड़ता है, लेकिन उससे भी पीड़ा ज्यादा होती है जब मानव निर्मित आपदाएं अधिक मात्रा में हमको तकलीफ देती हैं। प्राकृतिक आपदाओं का कारण बहुत ढूंढने की आवश्यकता है, परंतु इस आपदाओं की चर्चा तो होती रहेगी। परंतु जिस प्रकार के एक भावनाओं से और घटनाओं की स्मृति से हम लोग भाव विभोर हुए हैं, मैं समझता हूं कि उस दुर्घटना की फिर एक बार हमारे अंतःकरण में कुछ स्मृतियां जागृत हुई। कार्यक्रम के प्रारंभ में हमने यहां पर एक चलचित्र देखा। कितनी एक प्रकृति की शक्ति होती है और प्रकृति अगर चाहे तो चाहे जो कुछ कर सकती है, उसका ही दर्शन था। प्रकृति का खेल तो 1 मिनट का है, परंतु हम सब लोगों को लिए वो जन्म जन्म के लिए याद रखने की वाली घटनाएं हो गई, भूल नहीं पाएंगे। और जिनके जीवन में, जिनके पारिवारिक जीवन में इस प्रकार की दुर्घटनाओं का प्रवेश हुआ है, वो तो शायद ही कभी अपने मनोपटल से इसको मिटा पाएंगे। और इसलिए इस प्राकृतिक आपदाओं का, इनको झेलना इतना ही केवल अपने हाथ में है, इससे संघर्ष करना अपने हाथ में नहीं है। ऐसे अवसरों पर जिस समाज का जिस प्रकार का दर्शन होता है, हम उस दर्शन से भी प्रभावित होते हैं। कहीं पर भी आपदा होती है तो एक जन सामान्य ये अपने ऊपर ही आई हुई आपदा ऐसा मानकर अपने आप को इस सब प्रकार के राहत कार्य में झोंक देता है। ये अपने समाज की विशेषता है। कई लोग ऐसे मिलेंगे जो जानते नहीं है कि केदार घाटी कहां पर है, और केदार घाटी में शायद कभी गए भी नहीं होंगे। उन्होंने भी अपने व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं से थोड़ा सा हटकर इस प्रकार के कार्य में सहयोग किया है, अन्यथा ये संभव नहीं इस त्रासदी से हम बाहर आना। मुझे पुरानी घटना याद है। मैं महाराष्ट्र में था, लातूर में कुछ वर्ष पूर्व, 20 वर्ष हो गए लगभग। उस समय लातूर में एक भीषण भूकंप हुआ। हम लोग किसी प्रकार के राहत कार्य में लगे हुए थे, तो एक दिन 2 जवान आकर खड़े हुए। वो क्या बोल रहे थे हम समझ नहीं पा रहे थे, और हम क्या बता रहे वो समझने के लिए भी कठिन था। इतना ध्यान में आया कि ये दक्षिण के किसी राज्यों से और शायद तमिलनाडु से आए। तो मैंने समझने की कोशिश की, आप इतना दूर क्यों आए? पता है, हमने पेपर में पढ़ा, टीवी पर देखा, हमको लगा जाना चाहिए। लातूर कहाँ है मालूम नहीं था, नक्शे पर ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे। मैंने उनको बताया कि आप इतने दूर से आए हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आप न यहाँ की भाषा समझते हो, न यहाँ के व्यवहार जानते हो, न यहाँ का भूगोल जानते हो। आप क्या करोगे यहाँ पर? आप आए हो विनाश लीला को देखकर वापस जाइए। तो जाने को तैयार नहीं, क्योंकि हम राम काम करने के लिए आए हैं। हमें आप चाहे जो कुछ काम दे दीजिए,
एक जगह बैठने का काम बताइए, पर हम यहाँ बैठ कर जाएंगे, हम वापस जाने के लिए नहीं आए। ये यहाँ के जन सामान्य की भावना है। जब आपदाएं आती है तो किस प्रकार से उसका जुड़ाव उससे होता है। ये एक समाज का दर्शन इसके अंदर होता है कि वेदना कहीं पर हुई है, आघात कहीं पर हुआ है और पीड़ा कहां पर पहुंच रही है। मैं समझता हूं कि इस अद्भुत शक्ति समाज के अंदर है कि जो ऐसी आपदाओं में जो दुर्घटनाग्रस्त जो पीड़ित होते हैं, उन पीड़ित बंधुओं के मनोबल को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। मैं समझता हूं कि इस सारी घटनाओं में जो भी पीड़ित परिवार है, वो इस मनोबल के आधार पर कि सारा समाज आज हमारे साथ है, इसी बल पर खड़ा हुआ है, शायद पुनः एक बार खड़ा हुआ। और इसलिए इस प्रकार का एक भाव हम सब लोग ऐसी घटनाओं में उसका दर्शन होता है। एक तरफ आंखों में आंसू रहते हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के सामाजिक दृश्य को देखकर मन में कहीं थोड़ा सा एक समाधान का भाव भी जगता है कि हाँ, एक समाज जागरूक समाज है। आज व्यक्ति प्रकृति के साथ होड़ करने में लगा है, ये दुर्भाग्य है। और मैं मानता हूं हम सब लोग इसको समझते भी हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी दुर्घटनाओं का कारण हमारा प्रकृति के साथ चलने वाला खिलवाड़, यही उसका कहीं ना कहीं कारण बनता है। प्रकृति के साथ स्पर्धा करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए जब सामान्य व्यक्ति उतरेगा तो ऐसे परिणामों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आवश्यकता है कि इस प्रकार के प्रकृति के साथ हम तालमेल करें, समन्वय करें कि उसके साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की दिशा में चले। ये हम सब के लिए ऐसी घटनाएं हम सबको फिर एक बार चिंतन करने के लिए अवसर देती है। मैं समझता हूं कि इस त्रासदी के और ऐसी समय समय पर होने वाली त्रासदियों के कारणों में तज्ञ लोगों ने जाना चाहिए, वैज्ञानिकों ने जाना चाहिए और गहराई में जाकर इससे बचने के उपाय समाज के सामने रखते रहने चाहिए। इसकी आवश्यकता है। एक और कभी कभी ऐसे अवसरों पर जो घटनाएं घटती है, मैं समझता हूं कि ये राजनीति का विषय नहीं बनना चाहिए। अगर सरकार की किसी प्रकार की दुर्बलता होगी तो उस दुर्बलता को दूर करने के प्रयास होने चाहिए, न कि उसको राजनीति का विषय बनाया जाए। लेकिन सरकार की अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर ये सरकार किसी प्रकार की बैठी हुई, जब तक जन भावनाओं को और जन संवेदनाओं को नहीं समझ पाएगी, तब तक ऐसे अवसरों पर उसके कभी न कभी एक अभिन्न प्रकार का एक चेहरा सबके सामने आता है। ये और पीड़ा देता है। इसलिए नीति निर्धारण करने वाले ऐसी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालित करने वाली व्यवस्थाएं बड़ी प्रभावी रूप से सक्रिय होनी चाहिए। पर जैसा हम देखते हैं कि ऐसे अवसरों पर हमारा तंत्र, हमारा प्रशासन कहीं न कहीं थोड़ा कम पड़ता है। नहीं, वो चुस्त पुस्त होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कहीं न कहीं कमेटियां बनाई जाती है। प्रश्न पड़ता है कि क्या ये कमेटियों के क्या सुझाव आते हैं और क्या सुझावों को स्वीकारा जाता है। इस पर भी बहुत गंभीरता से विचार होने की आवश्यकता है। ठीक है, हम प्रकृति को रोक नहीं सकते, परंतु इसकी गंभीरता को समझकर हम जरूर कुछ उपाय योजना हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। हम कभी कभी जापान का दृश्य देखते हैं कि जापान ऐसी घटनाओं तो बार बार झेलता आया है, पर बहुत जल्दी इन सारी आपदाओं से बाहर आकर फिर एक बार उसका जीवन चक्र शुरू होता है। तो क्या जापान जैसी स्थिति क्या भारत में नहीं आ सकती? भारत में भी आ सकती। परंतु इस प्रकार का कुशल ऐसे अवसरों पर प्रबंधन बहुत प्रभावी सक्रिय होने की आवश्यकता रहती है। हमने जिस प्रकार के अभी बंधुओं का यहाँ पर एक बहुत प्रतिनिधि के एक सत्कार के रूप में कुछ प्रमाण पत्र, कुछ प्रशस्ति पत्र दिया है। वास्तव में जिन्होंने इस सारे आपदाओं में काम किया, उनके
शायद ही किसी के रिश्तेदार उसमें कोई फंसे होंगे, परंतु ऐसे सारे बंधुओं ने अपने जीवन की बाजी लगाकर इस प्रकार का मैं संकट मोल ले रहा हूं इसका विचार न करते हुए झोंक दिया। और कई जवान ऐसे होंगे कि जो वापस लौट कर नहीं आए, उसी प्राकृतिक आपदा के शिकार बन गए। उन बंधुओं का स्मरण कभी कभी होता है, और जो अपने आप को सुरक्षित न रखते हुए भी परंतु जिस प्रकार का पुरुषार्थ करने के लिए निकले, ऐसे सभी पुरुषार्थी बंधुओं को हम हृदय से नमन करते हैं। जब कभी सेना की बात चली तो सेना का संबंध सामान्य जीवन जनजीवन से तो बहुत कम आता है, परंतु हम सब लोगों ने उस समय के सारे दृश्य को सामने लाए। दूरदर्शन के हमने जो देखे हुए, ध्यान में आएगा कि एक सेना की बहुत बड़ी एक अहम भूमिका इस सारे राहत कार्य में रही है। किसी ने वर्णन करते हुए कहा है कि शायद दुनिया में सबसे बड़ा रिलीफ वर्क भारतीय नौसेना के जवानों ने किया होगा, ये सारे इस राहत कार्य के इतिहास में शायद ही कहीं होगा। गए पहाड़ियों पर, गए ऊंचाइयों पर, गए कितने प्रकार का भारी बोझ उठाते हुए लोगों को बचाने में लगे, रात दिन परिश्रम करते रहे। यह सेना के जवानों ने समाज के प्रति जो अपनी संवेदना है, उस संवेदना को ही एक तरह से प्रकट किया है। उस सेना के जवानों को हम प्रणाम करते हैं। हम सब लोगों को एक बात और सोचने की आवश्यकता है कि उस समय जिस प्रकार की घटनाएं घटी, तत्कालीन सेवाएं तो हो जाती है, परंतु मैं समझूंगा कि ये जो एक समिति बनी है, वो समिति और कुछ बातों पर विचार करे, जिसमें कई प्रकार के परिवार, माता पिता चले गए, बालक शेष है। उन बालकों की क्या स्थिति होगी वर्तमान में, इसको भी एक बार अध्ययन के द्वारा एक समझने की आवश्यकता है कि इतने बड़े समाज में कोई बालक इस आपदा के कारण अनाथ बन जाए, यह अपने लिए अच्छा नहीं है। पुरुष वर्ग काम पर गया हुआ है, रास्ते में होटल चला रहे हैं, कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई यात्रियों के लिए घोड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं, यात्रियों को डोलियों की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे घर के काम करने वाला करता व्यक्ति, पुरुष व्यक्ति पानी के अंदर चला गया है और बहनें बच गई है, विधवाएं बची है। उन विधवाओं की चिंता कौन करेगी? उस विधवाओं का एक बार अध्ययन करते हुए ऐसी विधवाओं को आज की स्थिति क्या है समझकर उन्हें जो जो सहायता करना चाहिए उस सहायता उन तक पहुंचे, इसका विचार भी समाज ने ही करना चाहिए, हम सब लोगों ने मिलकर करना चाहिए। कई प्रकार के उस उत्तराखंड के बालक पढ़ाई करने के लिए अपना क्षेत्र छोड़कर कहीं बाहर गए हैं, भगवान की कृपा से बच गए, पर परिवार का बाकी सब चले गए, माता पिता चले गए, घर चला गया। क्या ऐसे बच्चों की शिक्षा अधूरी रहेगी? क्या इन बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था समाज, शासन सब मिलकर करे? इसकी आवश्यकता नहीं है। और इसलिए इस प्रकार के आपदा के बाद जो परिणाम के रूप में लंबे समय तक रहती है बातें, उन विषयों के बारे में भी और मैं समझता हूं कि सबने सोचने की आवश्यकता है और अपने यथासंभव हम सब लोगों की उसके अंदर भूमिका कुछ न कुछ होने की आवश्यकता रहती है। मैं एक अंतिम बात अपने नाम सामने रखना चाहूंगा कि कभी कभी इस प्रकार का विकास और विकास के कारण होने वाली बातें, उसका एक संघर्ष एक वैचारिक धरातल पर रहता है। मैं समझता हूं कि इसके संदर्भ में विकास भी देश के लिए आवश्यक है, परंतु विकास के साथ साथ प्रकृति का संतुलन बना रहे, इसकी भी चिंता करने की आवश्यकता रहती है। देश को बिजली चाहिए, देश को पानी चाहिए, और पानी और बिजली देने की क्षमता अगर हमारे हिमालय के अंदर है, परंतु केवल क्षमता है, इससे पर्याप्त नहीं होगा, तो हिमालय भी सुरक्षित रहना इस देश के लिए भी आवश्यक है। वो अपनी एक तरह से रक्षा भी कर रहा है, तो हिमालय भी सुरक्षित रहे।
ऐसे विशेषता इसलिए उत्तराखंड के हिमाचल जैसे क्षेत्र में विकास की नीति अपनाते समय इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, अन्यथा इस प्रकार की आपदाओं को हम निमंत्रण देते रहेंगे, आपदा आने पर जूझते रहेंगे, हम श्रद्धांजलियां अर्पण करते रहेंगे। मैं समझता हूं कि इतना पर्याप्त नहीं, तो आने वाले दिनों में इस प्रकार की आपदा न आए इसका भी विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आपदा प्रबंधन का ये भी एक पक्ष है, आपदा आने के बाद प्रबंधन करना ये तो होता ही आया है, पर आपदा आने के पूर्व अनुमान के द्वारा, अनुमान के आधार पर भी हमारी सब प्रकार के प्रबंधन की रचना जागरूक, सजग, सक्रिय, प्रभावी होने की आवश्यकता रहती है। और मैं समझता हूं कि इसका विचार भी जिस स्तर पर होने की आवश्यकता है उस स्तर पर हमारे सांसद बंधु भी इस सारे विषयों को पहुंचाएं और सुनिश्चित करें कि यहाँ का समाज जीवन ऐसे आपदाओं में अधिक से अधिक सुरक्षित और कम से कम पीड़ित होता जाए। पीड़ा होती है, पीड़ितों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पण करते हैं, गए हुए बंधुओं के प्रति एक संवेदना प्रकट करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये संवेदना कभी न कभी व्यवहारिक रूप से भी प्रकट होने की आवश्यकता रहती है, और इस समाज का दातृत्व, समाज का कर्तृत्व इतना विशाल है कि इसमें कभी भी हम पीछे नहीं रह सकते। इस विश्वास के साथ और फिर एक बार इस वर्ष के पूरा होने पर सारे दिवंगतों को एक श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए और इस कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए अश्विनी जी ने जो एक प्रयास किया है, जो कष्ट उठाए, जो उन्होंने सारा लिखित किया है और इस प्रकार की समिति का गठन किया है, उसके लिए उनको भी धन्यवाद देते हुए और आप सबको नमस्कार करते हुए मेरी बात पूरी करती हूँ।